So hello students, very good evening to all of you. Here I am with the last and 12th lecture of atomic structure. I hope अभी तक आपने पूरे 11 lectures follow किए होंगे, अच्छी clarity आई होगी subject पे, chapter पे अच्छी clarity आई होगी and obviously अगर आप ये lectures देखने के बाद problems try करेंगे किसी भी module से, किसी भी book से, तो आप comfortably कर पाएंगे उन problems को, ओके और नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, बिल्कुल अपने नोट्स खुद के पर्सनल नोट्स बनाने हैं और रिवीजन के दौरान उसी से आपको पढ़ना है। जो भी बातें मैं बताते जाता हूँ आपको नोट्स में कोशिश करना है उनको लिखने की, ठीक है। जो डिक्टेट कर रहा हूँ उसको लिखना है, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ उसको भी कॉपी में लिखते जाना है, ओके। और जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हुए, अगर आप हमारे साथ कंप्लीट कोर्सेज करना चाहते हो तो ChemIIT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे एज अ स्टूडेंट, तब आपको वहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर 25 एस्पिरेंट और 26 एस्पिरेंट। So for 26 aspirants, first of all, I should say कि there is a live course going on, complete 27 months, complete 2 years course है, जिसमें अभी हमने क्लास 11th हमारा अभी चल रहा है। और मैं हर वीडियो की तरह यहाँ भी बोलूँगा, दिस इज़ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया फॉर JEE एडवांस केमिस्ट्री, ओके। व्हेन आई से दिस आई मीन इट, बेस्ट कोर्स इन इंडिया फॉर केमिस्ट्री JEE एडवांस्ड। अगर आपको सच में अच्छा परफॉर्म करना है, सिंसियर बच्चे हैं, पढ़ाई करने से मतलब है, तो ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए। हमारी MWF 5 o'clock लाइव क्लासेस होती हैं और साथ ही साथ समटाइम्स संडेज हमारी एक्स्ट्रा क्लास रहती है। नॉट ऑलवेज, इट डिपेंड्स। तो नॉट ऑलवेज बट इट डिपेंड्स। और आपको हर चैप्टर के बाद कंप्लीट मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे बिल्कुल फिल्टर्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आफ्टर द वीडियो लेक्चर्स, ओके। और आपको मैं बता दूं, हमारा जो सिलेबस का टारगेट है वो है 15 जैन। इससे पहले ही हो जाएगा, बट मेरा टारगेट है 15 जैन 2025 तक हमारा क्लास 11th अलॉन्ग विथ सम टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th ख़त्म हो जाएगा। सम टॉपिक्स ऑफ 12th के साथ हमारा सिलेबस ख़त्म होगा एंड देन वी विल स्टार्ट, उसके आगे 12th क्लास की स्टडीज़ शुरू करेंगे। फॉर 2025 एस्पिरेंट्स यू कैन गेट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनका जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये कंप्लीट करा दिया हमने, और अभी हमारा इसमें जो टारगेट चल रहा है वो प्रॉब्लम्स का चल रहा है। सो अलॉन्ग विद दीज वीडियो लेक्चर्स यू हैव टू सॉल्व दीज 1000 प्रॉब्लम्स, 1000+ एडवांस प्रॉब्लम्स, जो आपको एक सेपरेट फोल्डर में मिल जाता है अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। फ़िलहाल लगभग 500-600 प्रॉब्लम्स अपलोडेड हैं, और अगर आपने पूरे 1000 प्रॉब्लम्स कर लिए वीडियो लेक्चर्स के बाद, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स का डेमो देखना है, सैम्पल देखना है, तो यूट्यूब पर हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसमें भी मैंने 2 वीडियोज़ ही अपलोड किए, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें भी और वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, उसमें भी और वीडियोज़ आएंगे। अभी मैंने इक्विवेलेंट टाइट्रेशन का एक वीडियो और एक P ब्लॉक के 2 वीडियोज़ अपलोड किए, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने ये कोर्सेज नहीं लिया है, जिन्होंने थ्योरी कहीं और से करी हुई है एंड अभी हमको वो डिस्कवर कर रहे हैं और उनको सिर्फ प्रॉब्लम्स का एक्सेस चाहिए, तो सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है, कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप उस कोर्स के थ्रू भी ये प्रॉब्लम्स एक्सेस कर सकते हैं, बट माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप ये कोर्सेज के साथ ही प्रॉब्लम्स करें, तो एक बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब शुरू करते हैं हमारा
लास्ट लेक्चर, फाइनली वी आर अबाउट टू एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो बात आती, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे। एक्चुअली में हमने रेडियल पार्ट के बारे में पढ़ा था, वेव फंक्शन के रेडियल पार्ट के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। तो आर आर वर्सेस आर का कर्व पढ़ा हमने, आर आर स्क्वायर वर्सेस आर का कर्व पढ़ा, और फिर आरपीडीएफ फंक्शन वर्सेस आर का कर्व पढ़ा। तीनों का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, उसी के आगे शुरू करेंगे आज। और एंगुलर पार्ट आज के लेक्चर का जो मेन जो पोर्शन होगा वो एंगुलर पार्ट होगा, ठीक है। उससे पहले इसी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे बताने थे, वो नोट करके लिखिए। इसी के आगे जो मैंने पढ़ाया था उसी के आगे नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, सुनना मेरी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस पॉइंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। जब मैं ये पॉइंट लिखाता हूँ तो आधे बच्चे बिल्कुल एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो गजब की बात है। तो आप लिखिए फॉर एस ऑर्बिटल, अगर आप एस ऑर्बिटल को देखोगे बेटा, आर आर स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ देखा था आपने, आर आर स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ देखा था, कैसा रहता है एस ऑर्बिटल्स के लिए, कैसा रहता है 1s हो 2s हो, चलो मैं 1s के लिए बना रहा हूं। अगर मैं आर आर स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ बनाऊं, क्या आपको समझ आ रहा है ये ग्राफ ऐसा रहता है? अगर ये ग्राफ ऐसा रहता है तो क्या मैं ये कॉन्क्लूड कर सकता हूं कि आर आर स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब आर जीरो होगा? देख लो, बिल्कुल बोल सकता हूं मैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि व्हेन आर टेंड्स टू जीरो, आर आर स्क्वायर एंड हेंस साई आर स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू मैक्सिमम, because there is no angular part for s orbital. So whatever r square is, that is same as psi r square, that is probability density. तो ये बहुत अजीब सी बात है कि r जीरो मतलब न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये है कि s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस पे है। अरे ये तो फिर पूरी केमिस्ट्री गलत हो गई। लेकिन मैथमेटिकली तो यही नज़र आ रहा है, क्या बोलोगे आप? वीडियो पॉज करके सोचो, अरे यार बात तो सही है लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जी हाँ, इसीलिए मैंने जब भी आपको अभी पढ़ाया तो मैं बार बार ये साई आर स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी नहीं बोला है, मैंने बार बार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे जोर डाली है। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम पे प्रोबेबिलिटी, ये बोला है मैंने, यूनिट वॉल्यूम पे प्रोबेबिलिटी, ऐसा बोला है। तो एस ऑर्बिटल के लिए एट न्यूक्लियस साई आर स्क्वायर इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात, साई आर स्क्वायर इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, दिस इज ट्रू, but this doesn't mean that probability of finding electron at nucleus is maximum. That doesn't mean that, because जब आप बात करते हैं probability of electron, जब आप बात करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, न्यूक्लियस पे साई आर स्क्वायर मैक्सिमम है। सुन के अजीब लगेगा बट सही है। अजीब इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप हर बार साई आर स्क्वायर का डायरेक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट निकाल लेते हैं, नहीं। लेकिन जब बात होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस, जब ये बात हम करेंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू, न्यूक्लियस इज अ वॉल्यूम एंड एट न्यूक्लियस इट विल बी साई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ये साई आर स्क्वायर तो यूनिट वॉल्यूम पर प्रोबेबिलिटी है, और भाई यूनिट वॉल्यूम पे है। अब जिस भी स्पेस में आप निकालना चाहते हो उसकी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो अब मैं बता दूं आपको, ये आपको मानना पड़ेगा
कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती, और नेग्लिजिबल होने की वजह से दिस इज टू स्मॉल। इसका फीलिंग आपको रदरफोर्ड मॉडल में भी दिया गया था कि यार न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटे साइज का है। अगर आप एटम के कंपैरिजन में बात करेंगे, न्यूक्लियस बहुत ही छोटे साइज का है। तो जब आप कहते हैं psi r square into volume of nucleus, you say that volume of nucleus is negligible and hence total probability is negligible। तो जब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इट इज क्लोज टू जीरो, इट इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का कि अरे यार सब कुछ गलत हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ है, बात सही है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो है। लेकिन आप अगर पी डी ऑर्बिटल्स के लिए बात करेंगे, फॉर पी डी एफ ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स के लिए बात करेंगे, सो एट न्यूक्लियस, इनके लिए न्यूक्लियस पे psi r स्क्वायर भी जीरो है एंड ऑब्वियसली फिर प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी और टोटल प्रोबेबिलिटी भी जीरो है, बोथ आर जीरो। गॉट दिस? ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब हम एक चीज और लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ आर मैक्स। आर मैक्स का ऑर्डर लिखने वाले हैं। तो चलिए, आर मैक्स क्या है? आरपीडीएफ फंक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ आर मैक्स। आर मैक्स क्या है बता दे रहे हैं। ये डायरेक्ट इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ आर मैक्स की जब बात करी जाए, मान लीजिए मैं 3s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बना रहा हूं, फिर 3p के लिए और 3d के लिए, 3s के लिए, फिर इधर मैं 3p के लिए और मैं 3d के लिए। याद है आरपीडीएफ वर्सेस आर का ग्राफ? आरपीडीएफ वर्सेस आर का ग्राफ बन रहा है भाई यहां पे। आरपीडीएफ वर्सेस आर का ग्राफ कैसा बनता है? तो 3s के लिए ऐसा बनता है, और आपको पता है ये पीक्स बड़े होने लगते हैं आरपीडीएफ फंक्शन में। 3p के लिए ऐसा और 3d के लिए सिर्फ एक। तो आर मैक्स की जब बात होगी तो हम ये वाले आर की बात कर रहे हैं। लुक एट दिस, दिस इज आर मैक्स। तो भाई ये है तुम्हारा आर मैक्स, समझ गए? दिस इज योर आर मैक्स, वो पॉइंट जहां आरपीडीएफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो आर मैक्स क्या है? आर मैक्स है वो डिस्टेंस जहां पर आरपीडीएफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। यहां पे देखिए, ये इसका आर मैक्स है, ये दिस इज आर मैक्स। फिर 3D के लिए ये आर मैक्स है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ से भी दिख रहा है, ऑल्दो दीज ग्राफ्स आर नॉट टू बी स्केल्ड, बट फिर भी ग्राफ से फीलिंग आ जा रही है थोड़ी। क्या कि अगर मैं n को फिक्स करके बात करूं तो आर मैक्स का ऑर्डर क्या आने वाला है? 3s, 3p और 3d। सबसे बड़ा आर मैक्स किसका है? 3s का है। सबसे बड़ा आर मैक्स 3s का है। समझ आ गया? क्लियर हो गया होगा ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं 1s 2s की बात करूं तब आर मैक्स का क्या मतलब होगा? सो ये तब हुआ व्हेन n is same, and now when l is same, that is अगर मैं 1s और 2s की बात करूं तो ये काफी ऑब्वियस है। 1s और 2s की बात करूं तो 2s का आर मैक्स ज्यादा होगा, ठीक है? 2s का आर मैक्स ज्यादा होगा, वो ज्यादा आगे की तरफ होगा। 3s का आर मैक्स और ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ये आप पीछे वाले ग्राफ से ही देख सकते हैं। ऑल्दो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये समझना चाहता है क्वेश्चनर आपसे कि क्या आपको आरपीडीएफ वाले ग्राफ की नॉलेज है। तो बस वो ग्राफ के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस तरह के सवाल बना के पूछ लेते हैं। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द रेडियल पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और अब हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर पार्ट। सो राइट डाउन द टॉपिक,
एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ये उतना बड़ा नहीं है जितना हमने रेडियल पार्ट को पढ़ा है, काफ़ी बड़ा था रेडियल पार्ट। ये उतना बड़ा नहीं है और ये कंपैरेटिवली आसान भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा, थोड़ा बहुत एंगल का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 3 डायमेंशनल, तो काम हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको एंगुलर पार्ट के बारे में तो पता ही है, साई आर थीटा फाई इज एक्चुअली आर आर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन थीटा फाई। तो हम अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द एंगुलर पार्ट। ये क्या बताता है, जैसे आप सपोज करिए, अच्छा एस ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें तो एंगुलर पार्ट है नहीं, ठीक है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो ये पॉइंट आप एक बार लिख लीजिए, ऑल्दो मैंने पहले बता चुका हूं आपको। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल having no angular part, having no angular part, कोई एंगुलर पार्ट नहीं है, दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ओके, बट p ऑर्बिटल्स के पास तो है, d ऑर्बिटल्स के पास भी है। तो जब आप कोई p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन देखते हो, अगर उसका सिर्फ रेडियल पार्ट देखते हो, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द रेडियल पार्ट, सपोज p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। अभी आपको एक बात पता है कि p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, हमने उसको नाम दिया है px, py, pz। तीनों का ओरिएंटेशन अलग है, शेप आपको मैंने पहले बता दिया हूं, शेप आपको पहले बता दिया मैंने, तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है। ठीक है, px, py, pz 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर आप किसी p ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट देखते हो ना, सिर्फ रेडियल पार्ट, तो आप ये बता सकते हो कि ये 2p है या 3p है या 4p है एक्सेट्रा, वो क्या है आप ये बता सकते हो कि हाँ ये एक 2p ऑर्बिटल है, ये एक 3p ऑर्बिटल है, ये आप बता सकते हो। बट आप ये नहीं बता सकते कि वो 2px है कि 2py है कि 2pz है। तो ये स्पेसिफिकेशन के लिए आपको एंगुलर पार्ट का सहारा लेना पड़ेगा, एंगुलर पार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सेम अप्लाइज विथ d एज वेल। d के लिए भी आपको पता है कि भाई dxy है, dyz है, dzx है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है, dz स्क्वायर है। ये आप अगेन रेडियल पार्ट देख के आप ये बता सकते हो कि ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, आप ये बता लोगे। बट आप ये नहीं बता पाओगे कि dzx है कि dxy है, वो कौन सा d ऑर्बिटल है, ये नहीं बता पाओगे। तो अब हमें एंगुलर पार्ट समझना होगा जिससे हम और स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि ये कौन सा d या p ऑर्बिटल है। और उसको बताने का तरीका क्या होगा, तो हम यहां पे फिर नोडल प्लेन्स यूज करेंगे। अगेन नोड्स, नोडल प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अभी यूज समझ आ गया, यूज केस समझ आ गया, तो लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिख लो भाई कि व्हाई दिस पार्ट इज नीडेड टू स्पेसिफाई वेदर p orbital is px or pz or py, we need angular part of wave function. Radial part is not enough to specify which p orbital is that. Got it? और d orbital दोनों के लिए बोल सकते हैं। चलिए, तो अब आपको मैं फिर से वहीं पे लेकर जाऊंगा, वो जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी, और कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन्स आपको बताऊंगा, वो आपको लिख लेना है। और आपको बेसिक मैथ्स की समझ है तो आप ये समझ सकते हैं खुद से। कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन्स मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अगर आपको याद होगा
क्वांटम पढ़ते समय ही मैंने शुरुआत में ही बताया था। ये z एक्सिस हम मान रहे हैं इसको, ये y एक्सिस मान रहे हैं, ये x एक्सिस मान रहे हैं, और r थीटा फाई हम यूज कर रहे हैं। दिस सपोज दिस अ पॉइंट, दिस इज r, दिस एंगल इज थीटा, इमेज ऑन xy plane connected with origin, angle measured from x axis positive direction, this is phi. So this was the polar coordinate system, sorry spherical coordinate system. और अब इसमें आप देखो थीटा जीरो किसके लिए हो सकता है, थीटा जीरो किसके लिए हो सकता है, किन पॉइंट्स के लिए थीटा जीरो होगा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये किन पॉइंट्स के लिए हो सकता है, तो बड़ा आसान है। थीटा 0 डिग्री सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के लिए हो सकता है जो पॉइंट्स z एक्सिस में हो। देखो समझ पा रहे हो, क्योंकि इधर उधर कोई भी पॉइंट होगा थीटा 0 नहीं होगा। तो थीटा 0 सिर्फ एक ही तरह के पॉइंट्स के लिए हो सकता है, वो सभी पॉइंट्स जो z एक्सिस पे लाए करे। समझ आ गई बात। इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन्स बताए गए। तो थीटा इज 0 फॉर z एक्सिस, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री किसके लिए होगा, ये भी सोच लो, आसान मैथमेटिकल कंक्लूजन्स है बेटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज फॉर व्हाट, तो थीटा 90 डिग्री होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो जाए, फॉर देम थीटा विल बी 90 डिग्री, इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Suppose there is a point on x-axis. Suppose there is a point on y-axis. Theta will be 90 degree for that. Even if you take any point on xy plane, theta will be 90 degree for that. Quite obvious. So theta 90 degrees for xy plane. It is for xy plane. Theta 90 degrees. Then phi is equals to 0 degree. Phi is equals to 0 degree. So this applies for what? This applies for everything on xz plane. Phi 0 डिग्री होगा, ऑब्जर्व कर लेना 3D में। xz प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो इंक्लूडिंग x एक्सिस एंड z एक्सिस, और phi 90 डिग्री कब होगा, phi 90 डिग्री होगा, देख लो, इमेजिन करो, phi 90 डिग्री कब होगा। तो कोई भी चीज जो yz प्लेन में, आप सोचो कोई भी चीज जो yz प्लेन में इंक्लूडिंग y एक्सिस एंड z एक्सिस, कोई भी चीज जो yz प्लेन में, उसके लिए phi 90 डिग्री होगा। सर ये सब क्यों बता रहे हो, अभी समझाते हैं क्यों बता रहे हैं, यूज केस समझाते हैं इसका। पहले इतना लिख लो, ये कंक्लूजन समझ आ गया। और अब मैं आपके सामने लूंगा कुछ एंगुलर पार्ट्स, और उन एंगुलर पार्ट्स को देखकर आपको ये बताना है कि क्या ये px है या py है या pz है। पहले अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। सुनना भी बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगले 10 मिनट आपको समझा देंगे पूरा कि क्या है एंगुलर पार्ट, क्या है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ, सपोज एफ थीटा फाई, रेडियल पार्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ एंगुलर पार्ट दे रहा हूँ मैं, और ये सपोज है अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि गिवन कि ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये चलो मान लो गिवन है कि ये p ऑर्बिटल है, ऑल्दो अगर ना भी दिया हो तो भी बताया जा सकता है। तो अभी आपको लगेगा यार ये कैसे बताएंगे, अब ये px है कि py है कि pz है, ये तो बड़ा मुश्किल है बता पाना। जी हाँ, ये आप खुद से डिस्कवर कर लो, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार मैं समझा दूंगा तो बाकियों का आप निकाल लोगे, एक बार मैं समझा दूंगा तो बाकियों का आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। आप ये देखो, कोई भी p ऑर्बिटल मैं बनाता हूं, सोचो एक मैं p ऑर्बिटल बनाता हूं, सपोज करो ये इसी रेफरेंस के साथ, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये तुम्हारा सामने की तरफ x एक्सिस है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये मैंने py ऑर्बिटल बनाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y एक्सिस पे है, तो ये मैंने एक्चुअली में
पीवाई ऑर्बिटल बनाया है। तो पीवाई ऑर्बिटल में आप अगर एक एंगुलर नोड देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक्स जेड एक्सिस को देखो बेटा, या फिर एक्स जेड प्लेन को देखो, देख पा रहे हो? एक्स जेड प्लेन, ये जो बीच से, इसके बीच से निकल रहा है एक्स जेड प्लेन, बीच में ये एक्स जेड प्लेन। तो ये एक्स जेड प्लेन इसका नोडल प्लेन है, वहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, अभी आपको मैंने रेडियल नोड्स बताए थे, ये लीजिए एंगुलर नोड्स। थोड़ा मैं 3D में अगर बना के दिखाऊं ना तो ज्यादा अच्छे से शायद आपको दिखेगा, कोशिश करता हूं। ये सपोज करो पीवाई ऑर्बिटल है, तो क्या आपको ये प्लेन नजर आ रहा है? कैन यू फाइंड दिस प्लेन? ये देखो, ये बीच से ये जो कटा हुआ है ये इसके थ्रू पास करेगा बीच से, ऐसा दिख रहा है ना? जी हाँ, ये बीच से ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, बीच से ऐसा प्लेन, दैट इज एक्स जेड प्लेन। तो ये जो प्लेन होगा, ये कौन सा प्लेन होगा? ये होगा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, या फिर इसी को बोला जाता है एंगुलर नोड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर नोड है ये। स्फेरिकल नोड क्या था बेटा? कि एक डिस्टेंस पर एक ऐसा सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये था स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड क्या है? एक एंगल पर एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, एक एंगल पर एक ऐसा सरफेस है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उसको कहते हैं एंगुलर नोड। लिख लेना डेफिनेशन। तो यार एंगुलर नोड पता कैसे चलेगा? तो सीधी सी बात है, कैसे आएगा एंगुलर नोड? रेडियल नोड कैसे आ रहा था? आर थीटा फाई, 50वीं बार लिख रहा हूं ये मैं, आर आर एफ थीटा फाई। अगर ये पोर्शन 0 हो जाता था तो हम कहते थे रेडियल नोड आ गया। सिमिलरली अगर ये पोर्शन 0 हो गया, सिमिलरली अगर ये पोर्शन 0 हो गया तो हम बोलेंगे एंगुलर नोड आ गया। हम कहेंगे एंगुलर नोड आ गया। और ये 0 कब हो सकता है? इसीलिए तो ये सब लिखवाया मैंने, इसीलिए ये सब मैंने लिखवाया, ठीक है, इसीलिए ये सब लिखवाया मैंने। देखो अब आप बोलो ये 0 कब हो सकता है? ये 0 तब हो सकता है जब ये cos थीटा 0 हो जाए। कुछ समझ आया? कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको, क्योंकि लास्ट लेक्चर है। पीछे के लेक्चर्स में अगर आपने कमेंट नहीं किया, लास्ट लेक्चर में करके ज़रूर बताना, ठीक है। और जाते हो तो वीडियो को लाइक करके चले जाया करो, पसंद आता है लाइक करना भूला मत करो, रीच बढ़ती है उससे, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है। तो चलो आओ बैक टू द टॉपिक। तो ये कॉस थीटा हुआ, तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये कॉस थीटा 0 हो जाए तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और ये फंक्शन 0 हो गया तो साई 0 हो जाएगा, साई स्क्वायर 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। बोल सकता हूं? जी हाँ। तो हमको अभी क्या करना है पता है? जैसे लिखा हुआ है कोई एंगुलर पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो अभी मुझे डिस्कवर करना है। अभी यहां से एक चीज समझ आ गया आपको? क्या एक चीज समझ आ गया कि जैसे पी वाई ऑर्बिटल है तो उसका नोडल प्लेन एक्स जेड प्लेन होगा, ये समझ आ गया। इसी तरह से सोचो बेटा, पी एक्स अगर ऑर्बिटल है तो इमेजिन कर पा रहे हो पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कौन सा होगा? पी एक्स है, आप अगर ऐसे ही बना लो, चलो ये एक्स बना लो ये, तो फिर से ये वाला देखो नोडल प्लेन होगा, तो कौन सा प्लेन हो गया? ये वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा। इसी तरह से अगर पी जेड ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन आपका नोडल प्लेन होगा। बहुत पेशेंस के साथ सुनना, अभी अच्छे से समझ आएगा। आई होप आपको ये बात दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। अब आओ वापस बैक टू दिस। सो टू मेक इट 0, cos थीटा should be 0 and cos theta is 0 when theta is equals to 90 डिग्री। सो थीटा 90 डिग्री पर एक नोडल सरफेस आएगा, एक नोडल प्लेन आएगा, समझ गए?
थीटा 90 डिग्री पर एक नॉडल प्लेन है। अब आप देखो थीटा 90 डिग्री क्या है। थीटा 90 डिग्री मतलब क्या, मतलब एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब इस ऑर्बिटल के लिए एक्स वाई प्लेन नॉडल प्लेन है। इस ऑर्बिटल के लिए एक्स वाई प्लेन इज द नॉडल प्लेन। ये नॉडल प्लेन है। और भाई एक्स वाई नॉडल प्लेन अभी आपको मैंने बताया, इट इज फॉर पी जेड ऑर्बिटल। किसके लिए होता है ये, पी जेड के लिए होता है, यहां से देख सकते हो। तो समझ आया कैसे कनेक्ट किया मैंने डॉट्स। तो एक्चुअली में जब आपको एंगुलर पार्ट दिया हो, आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि उसका नॉडल प्लेन कौन सा आ रहा है, और नॉडल प्लेन देखकर आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। सिमिलरली मैं थोड़ा बहुत डी ऑर्बिटल के बारे में बताता हूं। सपोज करो ये तुम्हारा, ये एक्स मान लिया, मैं ये वाई मान लिया, सामने से अच्छा दिखेगा आपको इसलिए। तो बेटा देखो ये है तुम्हारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल, दिख रहा है। तो इसमें नॉडल प्लेन्स कौन से हैं, नॉडल प्लेन्स नजर आ रहे हैं तुमको, कौन से नॉडल प्लेन्स हैं। तो बड़ा सिंपली नजर आ रहा है, एक ये वाई जेड एक्सिस हो गया, ये देखो ये वाई जेड प्लेन हो गया, और एक ये वाला प्लेन भी हो गया, ये बीच वाला एक्स जेड। समझ आ रहा है। तो एक एक्स जेड भी हुआ ऐसा, बीच वाला ऐसा, और एक ऐसा। तो दो नॉडल प्लेन है डी एक्स वाई के लिए। एक्स जेड भी नॉडल प्लेन है और वाई जेड भी नॉडल प्लेन है। तो ये दोनों नॉडल प्लेन्स, सही तो लिखा ना मैंने, एक्स वाई, तो ये एक्स जेड और ये वाई जेड, बिल्कुल ठीक, ये नॉडल प्लेन है। तो आपको ऐसे नॉडल प्लेन पता करना है, फिर नॉडल प्लेन्स के थ्रू आपको ऑर्बिटल बताना है, ये काम करना है। आपको ऑर्बिटल पहले नहीं पता रहेगा, आपको सिर्फ वेव फंक्शन लिखा होगा एंगुलर पार्ट, उससे देखना है कि नॉडल प्लेन कौन सा आ रहा है। फिर नॉडल प्लेन पता चल गया तो फिर ऑर्बिटल बताना है। गॉट इट। चलो एक और मैं बताता हूं, ये देखो आप खुद से डिस्कवर करो। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा कॉस फाई। बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, साइन थीटा कॉस फाई, ये कौन सा ऑर्बिटल है। दूसरा साइन थीटा साइन फाई, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस। देन कम्स कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है ना, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई। चलो पता लगाते हैं तीनों केसेस में, ठीक है, कि कौन से ऑर्बिटल है। मैंने नहीं बताया कि पी है कि डी है, एस तो नहीं है, ये कंफर्म है क्योंकि एंगुलर पार्ट दिया हुआ है। पी और डी मैंने नहीं बताया अभी, वो भी आपको डिस्कवर करना है। तो पहले वाले में देखो साइन थीटा कॉस फाई, जीरो कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है, थीटा साइन 0 डिग्री। तो थीटा या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर फाई 90 डिग्री हो जाए। ये दोनों केसेस में ये पोर्शन 0 हो जाएगा। अब देखो थीटा 0 डिग्री के लिए तो जेड एक्सिस जिम्मेदार था, और फाई 90 डिग्री के लिए वाई जेड प्लेन जिम्मेदार था। समझ आ रही बात। तो ये जेड एक्सिस हो गया और ये वाई जेड प्लेन हो गया। क्या आपको समझ आ रहा है कि यार वाई जेड प्लेन में तो जेड एक्सिस ऑटोमेटिकली आ गया, वाई जेड प्लेन में तो जेड एक्सिस ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं कायदे से ये कह सकता हूं कि इसका नॉडल प्लेन सिर्फ एक ही नॉडल प्लेन है, वो है वाई जेड प्लेन। और बेटा एक नॉडल प्लेन है मतलब पी ऑर्बिटल है। और अगर वाई जेड नॉडल प्लेन है तो कोई डाउट नहीं है कि ये पी एक्स ऑर्बिटल है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है कि ये पी एक्स ऑर्बिटल है। अब आ जाओ इधर, साइन थीटा साइन फाई, तो ये तभी हो सकता है, अब देख लो यार बेसिक मैथमेटिक्स, अब जब थीटा भी 0 हो या फिर फाई 0 हो, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, कब होता है ऐसा। यहां पे आ जाओ, थीटा 0 जेड एक्सिस, फाई 0 एक्स जेड प्लेन। तो भाई अल्टीमेटली
ये एक्स जेड प्लेन इसका नॉडल प्लेन हो गया। कौन हो गया नॉडल प्लेन? एक्स जेड प्लेन। सिंस एक ही नॉडल प्लेन है मतलब अगेन वाई एक्सिस सॉरी पी ऑर्बिटल है, और एक्स जेड प्लेन नॉडल प्लेन है मतलब ये पी वाई ऑर्बिटल है। समझ आ गया? कुछ ये याद वाद नहीं करना है, बस आपको अगर ये गिवन है तो आपको थोड़ा अंदाजा लगाना आना चाहिए कि कौन सा ऑर्बिटल है। ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस हैं बता रहा हूँ, अभी तक जेई यहाँ तक नहीं पहुँचा है बट आने वाले समय में कभी भी पहुँच सकता है, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब यहाँ पे इतने सारे एंगल्स दिख रहे हैं, थीटा साइन के साथ भी है कॉस के साथ भी है, तो थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि दो दो नॉडल प्लेन्स हो सकते हैं यहाँ पे, और दो नॉडल प्लेन्स होंगे तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों का मैंने बता दिया आपको, तो ये डी ऑर्बिटल होगा। डी का कौन सा होगा वो पता लगाते हैं। तो देखो थीटा 0 जेड एक्सिस, थीटा 90 और फाई 0, तो आप जब डिस्कवर करेंगे पीछे वाले डेटा से तो आपको दिखेगा इसका एक्स जेड और एक्स वाई ये इसके नॉडल प्लेन्स हैं। दो दो नॉडल प्लेन है, देखो एक्स जेड भी है और एक्स वाई भी है, तो ये कब हो सकता है? जब ये वाई जेड ऑर्बिटल हो। कौन सा ऑर्बिटल हो? डी वाई जेड ऑर्बिटल, एक्स जेड और एक्स वाई। तो फीलिंग आ रही होगी, देखो ना, चेक करो। अगर मान लो ये वाई जेड बोल दिया मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई जेड प्लेन में, तो ये लो ये वाला एक नॉडल प्लेन हुआ जो कि एक्स वाई हो गया, और ये वाला एक नॉडल प्लेन हुआ जो कि एक्स जेड हो गया। तो दिस इज ट्रू फॉर डी वाई जेड ऑर्बिटल। गॉट दिस? बस इसी तरह से देखा जा सकता है बेटा। अब यहाँ पर ना आपके दिमाग में एक और खुराफात आ रही होगी कि यार ये जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं इनका क्या होगा? ये तो बहुत अजीबोगरीब है, इनका क्या होगा? कहाँ गए ये वाले? इनका और इनका क्या होगा? क्योंकि इनका नॉडल प्लेन तो बहुत अजीबोगरीब होगा। जैसे कि मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर बात करूं, अगर मैं इसको एक्स इसको वाई बोलूं, तो ये तो कुछ एंगल पे आ रहा है ना? ये जो इसका नॉडल प्लेन आएगा ये तो ना एक्स वाई प्लेन है ना तो वाई जेड प्लेन है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स एडवांस हो जाती है, एक एंगल की वैल्यू निकल कर आएगी जो कि 90 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री नहीं होगा, कुछ दूसरा एंगल होगा। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ इस तरह का है। देखो फॉर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए वेव फंक्शन का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इट इज़ एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 फाई। अब आप अपने मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगा के जब इसको सॉल्व करोगे ना, सो यू विल गेट टू एंगल्स लाइक दिस। ऐसे दो एंगल्स आएंगे शायद 45 डिग्रीज के आसपास। इसका जो नॉडल प्लेन आएगा वो पर्टिकुलर एंगल्स निकल कर आएंगे। नॉडल प्लेन्स में पर्टिकुलर एंगल्स निकल कर आएंगे। फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया मैंने। और दो प्लेन निकल के आएंगे पर्टिकुलर एंगल्स और उससे आएगा। और डी जेड स्क्वायर का थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, डी जेड स्क्वायर का ना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। कैसे आएगा? उसमें नॉडल प्लेन नहीं होता, उसको नॉडल कोन बोल देते हैं लोग उसको नॉडल कोन बोल देते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, ज़रूरत नहीं है। c इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऐसा कुछ इसका एंगुलर पार्ट होता है। तो पता है इसमें एक नॉडल कोन निकल कर आता है। इसको भी सॉल्व करोगे तो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स आएंगे और फिर उस एंगल पे कुछ इस तरह का एंगल आएगा। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, नॉट नेसेसरी बट स्टिल। दिस इज डी जेड स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ट लाइक सर्कुलर स्फेरिकल रिंग आई शुड से। तो पता है यहाँ पे एक ऐसा बीच में से एंगल होता है, जैसा एक एंगल से ऐसा जाएगा, ये एक प्लेन जाएगा ऐसा, यहाँ से ऐसा प्लेन जाएगा। तो ऐसे दो एंगल्स निकल कर आएंगे और इसको जब ऐसे जॉइन किया जाए ना तो एक कोन की तरह दिखता है ये। जब ये प्लेन्स को जॉइन किया जाए तो ऐसा कोन की तरह दिखता है, तो इसलिए इसको नॉडल कोन भी बोल दिया जाता है। ऑल्दो बात वही है कि एक
वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने पे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स निकल कर आएंगे और वो एंगल, उस एंगल पे एंगुलर नोड है इसमें भी, ठीक है, उन एंगल्स पे एंगुलर नोड है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी थोड़ा आइडिया होगा तो ठीक है, अच्छी बात, थोड़ा आइडिया होगा तो अच्छी बात है। तो ये रहे भाई आपका एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। छोटा ही था, ज़्यादा तो था नहीं, इसमें आसानी से समझ आ गया होगा, छोटी मोटी मैथमेटिक्स लगी है, दैट्स इट। अब क्या है, अब थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है वो करते हैं। तो टॉपिक डालिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये शब्द आपने सुना होगा, क्वेश्चंस आते हैं इस पे। अब छोटे से दो चीज़ें करेंगे, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और अभी तक हमने कहीं भी स्पिन क्वांटम नंबर का जिक्र नहीं किया है ना, मैंने एन, एल और एम की बात करी है, बट मैंने वो एस की बात अभी तक नहीं करी कि वो आया कहाँ से। तो अभी आपको वो लास्ट के 5-10 मिनट में समझ आएगा कि वो कहाँ से आया है। तो लिखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम याद है? डू यू रिमेंबर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम? द वन गिवन बाय बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में बोला जाता था क्या? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला था? वही वाला, mvr is equals to nh by 2 pi, that was orbit angular momentum। mvr is equals to nh by 2 pi, ये बोर्स मॉडल में आया था। इसी तरह से क्वांटम मॉडल में भी एक एंगुलर मोमेंटम है, बट मजे की बात यह है कि ये इमेजिन किया जा सकता था। ये इमेजिन आप कर रहे थे कि हाँ यार ये सर्कुलर पाथ है, वहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, उसका प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम होगा। तो आप वहाँ पे इमेजिन कर पा रहे थे, बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इमेजिन नहीं कर पाओगे। कोई भी मास्टर आपको आके इमेजिन करवा रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, गलत कर रहा है, नहीं हो सकता, इमेजिन नहीं होगा। सिर्फ एक वैल्यू है, वो वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई, इस पे भी कोई सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक टाइप की एंगुलर मोमेंटम है जिसकी कुछ वैल्यूज है, ठीक है। तो लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलूंगा। ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, दैट इज एल पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा h बाय 2 पाई, h बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1, l इंटू एल प्लस 1। वैल्यू याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रखना है, रिमेंबर द फॉर्मूला। एक और चीज़ बताऊं, दिस डिपेंड्स ऑन, एक और चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो 4 ऑप्शन अगर मेरे पास है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, एल, एल, एन, एल, एम या एस, किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? मेजर बच्चों का आंसर सिर्फ एल होता है, बट करेक्ट आंसर एल और एम दोनों होगा। एम कैसे होगा, कैसे होगा तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ ये ज़रूर बताऊंगा कि m जो है ना उसके डायरेक्शन को बता रहा होता है, एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को बता रहा होता है। वेक्टर क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, तो उसके डायरेक्शन को बता रहा होता है। तो लिखोगे डिपेंड्स अपॉन, सर कैसे डायरेक्शन, थोड़ा इमेजिन करके बताओ। नहीं बता सकते यार, ये एंगुलर मोमेंटम ही नहीं इमेजिन होगा, तो डायरेक्शन कैसे मैं इमेजिन करके बता दूँ? तो जिन्होंने ये कॉन्क्लूजन दिया है उनको हमसे कुछ ज़्यादा चीज़ें पता हैं, इसलिए वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए। हमको वो चीज़ें नहीं पता हो सकती, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके। सो डिपेंड्स अपॉन m एंड l। l तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, और m डायरेक्शन बता रहा है, m डायरेक्शन बता रहा है, ठीक। अब यहाँ पर
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये सब चीजें, ये क्यों समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो? ये क्या काम है इसका, क्या काम है? तो आपने एक फिजिक्स में लॉ पढ़ा होगा, फिजिक्स का एक रूल है, प्रूफ तो नहीं करूंगा बट हाँ ये फिजिक्स का कॉन्क्लूजन बता रहा हूं मैं। या आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कोई पार्टिकल अगर है, एनी पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, having non-zero angular momentum, experiences टॉर्क, उसमें टॉर्क लगता है, और टॉर्क मतलब एक ट्विस्टिंग फोर्स है, आपको पता है, जिससे एक रोटेटिंग फोर्स बोल सकते हैं आप, तो उसको टॉर्क लगता है। अब आपको इसके बारे में मेरे से ज़्यादा पता होगा, आप फिजिक्स में टॉर्क और ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, और अगर आप अभी नहीं यहाँ तक पहुँचे तो अभी फ़िलहाल ये कॉन्क्लूजन ध्यान रख लो कि कोई भी पार्टिकल को अगर उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, और अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है, वो रोटेट हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे की जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा, यहीं से स्पिन क्वांटम नंबर आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जस्ट नोट दीज थिंग्स डाउन। तो इन बातों को नोट कर लो। तो चलिए सुनिए, तो ये जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा ना, अब आप सोचो कि अगर मैं हीलियम एटम लेता हूं, यहां पे सुनो, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैं हीलियम एटम्स को पास करा रहा हूं, और मैं फिर कुछ ऑब्जर्व करूंगा। तो हीलियम एटम को अगर मैं पास कराऊंगा तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि वो स्ट्रेट निकल गया, तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि यार नो टॉर्क, मतलब एंगुलर मोमेंटम इसका जीरो है। अब वो कौन सा एंगुलर मोमेंटम है उससे नहीं, हाँ एंगुलर मोमेंटम जीरो है। और ऑब्वियसली अभी तक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही थी, तो हीलियम के लिए देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं इसमें, तो बोला गया 1s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिंस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π इंटू 0 तो ये तो जीरो ही हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशन के साथ सभी सेटिस्फाइड थे, बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि सही है, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। बट अब यहां एक ट्विस्ट आएगा जब हम हाइड्रोजन एटम के साथ सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन एटम के साथ। सुनना मेरी बात, अब सेम एक्सपेरिमेंट नॉर्थ साउथ, एंड वी आर परफॉर्मिंग इट विथ हाइड्रोजन एटम। तो जब हाइड्रोजन एटम के साथ परफॉर्म किया गया ना, सैंपल है, मान लो हाइड्रोजन एटम के बहुत सारे एटम्स हैं, जब इनके साथ परफॉर्म किया गया तो ये देखा गया कुछ एटम्स इधर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एटम्स इधर डिफ्लेक्ट हो गए। बस अब यहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो 1s1 है, और यहां भी s इलेक्ट्रॉन ही है, और s इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका भी जीरो होना चाहिए। तो कायदे से तो इसे भी सीधा निकल जाना चाहिए था, बट यहां डिफ्लेक्शन देखा गया है, यहां डिफ्लेक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड, और इस डिफ्लेक्शन की वजह से, सिंस ये डिफ्लेक्शन देखा गया, तो यहां पे कंफ्यूजन आ रहा है कि यार ये तो तभी हो सकता है जब इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम हो, ये तभी हो सकता है जब इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम हो। और एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, डायरेक्शन भी अलग अलग है, क्योंकि टॉर्क अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, एक उस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो कुछ तो यहाँ पे लफड़ा है जिसकी वजह से, मतलब कुछ और भी एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये बोलना ठीक नहीं है, कुछ और भी होता है। उसके बाद रिसर्च चला होगा और फिर फाइनली क्या कंक्लूड किया गया, कैसे रिसर्च हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। फाइनली क्या कंक्लूड हुआ पता है? फाइनली इट वाज कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन also possess स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जी हाँ, एक और एंगुलर मोमेंटम यहां इंट्रोड्यूस किया गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और इसकी वैल्यू बताई गई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू थी पता है? इसके लिए भी फॉर्मूला बना, एंड द फॉर्मूला वाज h/2 अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन। एल की जगह पर s आ गया, ये फॉर्मूला दिया गया। ओके, और फिर वही सब कंक्लूजन निकला कि s की क्या वैल्यू होती है, s की क्या वैल्यू होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये बन गया। और s की वैल्यू वही जो मैंने पहले ही बताया हुआ है, +½ -½ अब ये वैल्यू कहाँ से डिराइव हुई हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमको ये फॉर्मूला पता है। तो ये वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे, फिर वही कंक्लूजन आया कि यार एक ऑर्बिटल में, क्योंकि हीलियम में फिर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, उसको भी तो प्रूफ करना था। तो हीलियम में डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा था कि यही बताया गया कि एक ऑर्बिटल में अगर एक +½ वाला इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा -½ वाला इलेक्ट्रॉन है, एक +½ वाला इलेक्ट्रॉन है तो एक -½ वाला इलेक्ट्रॉन है। और फिर लोगों को इमेजिन करने में थोड़ा मज़ा आता है तो देखो मैथमेटिकली, लेकिन फिर इमेजिन कराने के लिए ये बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, क्योंकि डायरेक्शन भी अलग था, समझो मेरी बात। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है और उस घूमने की वजह से वो अपनी एक्सिस में घूम रहा है, उससे एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है। अब फिजिक्स में आप ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे, वो अपनी एक्सिस में घूम रहा है तो उससे एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, समझ गए बात? ये अपनी एक्सिस में घूम रहा है तो इससे एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऐसा। बट कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही है, बट हाँ अभी तक हमारी नॉलेज के हिसाब से हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ये ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्योंकि दो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुए, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों के पास है और डायरेक्शंस भी अलग अलग हैं, और डायरेक्शंस भी अलग अलग हैं। अभी कंक्लूजन समझ आया? ऐसे सोचो, यहाँ पर H के एटम रहे होंगे, बहुत सारे H के एटम रहे होंगे, सब में 1s1 1s1 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 1s1 1s1। अब ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो आप नहीं बता सकते कि वो क्लॉकवाइज वाला है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला है, आप नहीं बता सकते। अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो क्लॉकवाइज वाला है या एंटी क्लॉकवाइज वाला है, आप ये नहीं बता सकते। तो बस यही बात है। और जब हीलियम के लिए देखोगे ना आप, 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पर्टिकुलर एटम के लिए देखोगे फॉर्मूला तो क्या बन के आएगा? S। तो S की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि नेट एक S है +½ एक S है -½ तो हम नेट उसको 0 मान लेते हैं, इसीलिए h/2 यहाँ 0 आ जाएगा, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 है। तो हीलियम एटम के लिए एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 है, लिख लो। फॉर हीलियम एटम्स बोथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम OAM लिख रहा हूं एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0, but for hydrogen atom
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, orbital angular momentum is zero, but spin angular momentum is non-zero, and due to that we saw deflection. It experienced torque when placed in magnetic field. समझ आ गई बात? Okay, so this is the end of the chapter. This is the end of the chapter. मैं अब यहाँ पे ना कुछ आपको फॉर्मूलाज लिखाना चाहूँगा, फाइनली ना कुछ फॉर्मूलाज लिखाना चाहूँगा कॉन्क्लूजन्स के तौर पे. तो सम कॉन्क्लूजन्स, क्वांटम मॉडल से जो कॉन्क्लूजन्स निकल कर आए, तो ये फॉर्मूला लिख लेना. कुछ फॉर्मूलाज हैं और वेरीफाई किया जा सकता है इन सभी फॉर्मूलाज को. ऑल तो बहुत ज़रूरत नहीं है इसकी, पढ़ा दिया गया है सब कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा लास्ट पेज में लिख लो. क्या क्या फॉर्मूलाज लिखना है, लिखते जाओ. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, formula is h by 2 pi under root of l into l plus 1. ये spin angular momentum, spin angular momentum formula is h by 2 pi under root of s into s plus 1. ठीक है. spin magnetic moment ये फॉर्मूला है. मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बताता है कितना पैरामैग्नेटिक है, कितना डायमैग्नेटिक है. आगे के चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा, इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है. तो इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं. n इंटू एन प्लस टू ये फॉर्मूला है, बोर मैग्नेटॉन यूनिट है. n क्या है यहाँ पर? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मत समझ लेना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है n. फिर आ जाओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल. एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n². वेरीफाई कर लेना, सब समझ में आ जाएगा. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने आ सकते हैं? अब आपको पता है s में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, आपको पता है. बट उसको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं. सबशेल में आ सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2l प्लस 1. वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो फटाफट. कैसे? s ऑर्बिटल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. s ऑर्बिटल का l 0 है, तो अगर l 0 है तो 2 इंटू 1 2. समझ आ गया? p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. p ऑर्बिटल मतलब p सबशेल बोलना मतलब है, p सबशेल बोलने का मतलब. तो p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यार 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. देख लो, p का l1 होता है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया. ठीक है, इस तरह से बस जनरलाइज करके लिख दे रहा हूं मैं. फिर अगला लिखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल क्या बनेगा जनरल फॉर्मूला? तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, फिर 5 ऑर्बिटल, फिर 7 ऑर्बिटल. तो ये तो ऑड नंबर्स बन रहे हैं ना, तो सिंपली 2l प्लस 1 हो जाएगा. वेयर l इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर्स. L0, L1, L2 इस तरह से चलेगा. तो ऑर्बिटल्स के लिए भी हो गया. देन नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल. नंबर ऑफ सबशेल्स ये कैसे पता चलता है बताओ? नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, एक शेल में सबशेल कितने होते हैं, तो ये कैसे बताते हैं? तो ठीक है, n होते हैं और क्या. जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सबशेल होगा, s होता है. सेकेंड शेल है तो उसमें 2 सबशेल होते हैं, s और p. थर्ड शेल है तो उसमें 3 होते हैं, s p d. फोर्थ शेल है तो उसमें 4 होते हैं, s p d f. ठीक है, सबशेल्स बस ये हो गया. इसके बाद अगर पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल की बात हो रही है. क्या बनेगा फॉर्मूला? एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं?
तो फर्स्ट शेल में 2 ऑर्बिटल है, सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल है, समझ पा रहे हो? फर्स्ट शेल में 2 ऑर्बिटल है, सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल है क्योंकि s और p दोनों है। थर्ड शेल में s p d तीनों है, तो d के 5 तो 9 ऑर्बिटल है। फोर्थ शेल में f का भी आ गया 7 तो 16 ऑर्बिटल है। क्लियरली दिख रहा है कि ये तो ऑर्बिटल, सॉरी ये 2 नहीं है 1 होगा ना, ऑर्बिटल तो एक ही होगा, s का एक ही ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इलेक्ट्रॉन्स डबल होंगे, तो ये हो गए ऑर्बिटल्स। और अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? यहाँ 2 होंगे, यहाँ पर 8 होंगे, यहाँ पर 18 होंगे, यहाँ पर 32 होंगे। तो अगर मेरे को पूछना है ऑर्बिटल्स इन अ शेल तो मैं सीधे सीधे n स्क्वायर बोलूँगा। और यही अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इसीलिए फॉर्मूला पीछे बना था n स्क्वायर का डबल 2n स्क्वायर, ये जो बोर्स वाला पढ़ते हो आप, ठीक है, इसीलिए ये 2n स्क्वायर बना था। अब अगला एक और फॉर्मूला लिखेंगे। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। आप देखो वो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन में जो पॉलिनोमियल का ऑर्डर होता है उसी से तो पता चलता है, और वो ऑर्डर यही था n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड भी आसान है। आपने देखा p के लिए एक ही एंगुलर नोड होता है, d के लिए 2 एंगुलर नोड होता है, f के लिए 3 होंगे, बट f के शेप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो l की वैल्यू है वही एंगुलर नोड है, ठीक है। p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ऐसा। तो टोटल नोड कितने हो गए एक ऑर्बिटल के लिए? टोटल नोड फॉर n ऑर्बिटल, so you should write it as this plus this n minus l minus 1 plus l, so it is simply n minus 1. Got it? It is simply n minus 1. So that's all about the chapter. ये फॉर्मूलाज भी हो गए। एक n plus l रूल था वो भी बता देता हूँ, वो भी लिख लो। n plus l रूल ये अफबाउज से रिलेटेड था। ये एनर्जी ऑफ 2 ऑर्बिटल्स को कंपेयर किया जा सकता है। एनर्जीज ऑफ 2 ऑर्बिटल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ n plus l। फॉर एग्जांपल 3s एंड 4p, तो n plus l इज 3 plus 0 3, यहाँ पर n plus l इज 4 plus 1 5। so greater the n plus l value, more will be the energy of the orbital। लिख लो, greater the n plus l value, more will be the energy of the orbital। what if n plus l value coincides? that means if it comes out to be same, then what? suppose for example 4p and 5s, so n plus l 4 plus 1 it is 5, 5s 5 plus 0 it is 5। so in such cases the orbital with greater n value will have higher energy। ये भी लिख लो, the orbital with greater n value। तो अगर बोला जाए 5s और 4p में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, आप बोल देंगे 5s। ऑल्दो मैंने बिगिनर्स के समय आपको वो एक डायग्राम बना के दिखाया था, एरो बना के 1s 2s 2p, उससे पता कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको 2 रैंडम ऑर्बिटल्स की बात करी जाए, सो यू बेटर यूज n plus l रूल फॉर दिस। सो भाई फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस बनाने, तो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बुक, आपके पास अगर कोई मॉड्यूल है आप वहाँ से बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल्ड हैं, अगर कोर्सेज़ में एनरोल्ड हैं स्पेशली JEE 2025 2026 वाले कोर्स में, ऑल्दो ये मॉड्यूल्स इस कोर्स में भी अपलोड किए जा रहे हैं, ये मॉड्यूल्स इस कोर्स में भी अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप 26 कोर्स में एनरोल्ड हैं तो जो भी मॉड्यूल आपको चैप्टर के बाद दी गई है, जस्ट सॉल्व दैट मॉड्यूल अवेलेबल इन आवर ChemIIT ऐप। ये मॉड्यूल पब्लिक नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो बच्चे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं वही ये कर पाएंगे, अवेलेबल इन आवर ऐप। और
जो नहीं एनरोल्ड है मैं तो यही कहूँगा कि एनरोल करिए और पढ़ाई शुरू करिए हमारे साथ, ठीक है, आपके फ़ायदे की बात है। एंड तो वो बच्चे कहीं और मॉड्यूल से बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बना सकते हैं, किसी और बुक से बना सकते हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं हर बार यही 2 बुक्स रेकमेंड करता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं थोड़े तो नरेंद्र अवस्थी कर सकते हैं। इसके लेवल 1 में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। लेवल 2 में प्रॉब्लम्स कम हैं बट अच्छे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुरे हैं या आसान है, कम हैं बट अच्छे हैं। और थोड़ा सा और अच्छा लगता है मुझे ये बुक, नीरज कुमार की जो प्रॉब्लम्स के कलेक्शन है वो थोड़े बेटर लेवल के हैं और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है। तो आप इन दोनों में कोई भी किताब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ, बट इसमें भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, बुरे प्रॉब्लम्स नहीं है, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप प्रॉब्लम्स के लिए लगा सकते हो, थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं लगानी। और प्लीज़ ये जो हमारा चैनल है इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। कहीं भी ग्रुप्स में आप अगर हैं, कोई केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपसे पूछता है कि कहाँ पर एडवांस के सच में अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ डू रिकमेंड यार, ठीक है, रिकमेंड ज़रूर करें। अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हमको और अपना ऑडियंस बेस बढ़ाने में काफ़ी मदद होगी। और जो भी अभी तक हमने ग्रो किया है पूरी तरह से वर्ड ऑफ माउथ के बेस पे ही किया है, ऑर्गेनिकली ही किया है। मैं चाहूँगा कि आप और हमारे चैनल को, हमारे ऐप को, हमारे पेड कोर्सेज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच, जिस भी एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह में, जेई आईआईटी के ग्रुप्स में अगर आप कहीं हैं तो आप रेकमेंड कर सकते हो अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी हो सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।